हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन +2 क्लास का जो मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने इशू किया है मैथ्स का, तो वो आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, आपको बोला गया MCQ था आपके पास, आपको बोला गया था एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज़, है ना। आपके पास एक फंक्शन दिया था दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। इस फंक्शन का आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था दैट इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था। क्लियर। तो एंटी डेरिवेटिव देखो, वैसे तो हमारे पास क्या होता है, जो एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन पूछी है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली अगर मुझे इंटीग्रेट करना था इसको, तो इंटीग्रेशन करूं मैं इसकी, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी, है ना। जो पूछा गया इसके अगर एंटी डेरिवेटिव पूछा तो यानी कि मुझे इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। अगर इंटीग्रेट करता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का अलजेब्रा अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यही आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब अंडर रूट का मतलब कितना होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यानी कि ये कितना बन जाना था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन, अब देखो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो यानी कि प्लस x टू द पावर माइनस हाफ dx। क्लियर। तो यानी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता, कितना आता है इंटीग्रेट करके हमारे पास, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाती है, x की पावर दैट इज हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाती है, दैट इज इन x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, यही आ जाती है आपके पास, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो अब आपके पास देखो फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया, मैंने फॉर्मूला किया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, बट एक्सेप्ट n इज नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि इसका इंटीग्रल कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब देखो हाफ प्लस 1 कितना होता है, दैट इज 3/2, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, दैट इज प्लस कितना आ गया x माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज पॉजिटिव हाफ डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हाफ प्लस c। क्लियर। तो अब देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है हमारे पास, तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस कितना आ गया, अब ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा 2/1 दैट इज 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस c। तो ये क्या था आपके पास, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव था, है ना। जो ये फंक्शन आपको गिवन था, इस फंक्शन का ये चीज़ क्या आ गया आपके पास, एंटी डेरिवेटिव आ गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, आपको बोला गया था इफ d/dx ऑफ द fx इज इक्वल टू दिस सच दैट f(2) इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। क्लियर। ये फंक्शन था हमारे पास, आपको दिया गया था दैट इज d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3 माइनस 3/x टू द पावर 4, ये दिया गया था। साथ में क्या कंडीशन गिवन थी, दैट इज f(2) इक्वल टू 0, ये दिया गया था f(2) इक्वल टू 0। आपको बोला गया था फाइंड fx, फाइंड fx ये कैलकुलेट करना था। क्लियर। यानी कि फिर से ये क्वेश्चन किसका था एक्चुअल में, दैट इज ऑफ द इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन था। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो ये कितना आ जाना था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ f(x), यही आ जाना था। इस फंक्शन की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना आना था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय इंटू dx।
यही आ जाता। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए थे हमारे, कैंसिल हो गए। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता, दैट इज इन 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, बाहर लिया जा सकता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, साथ में हम अलजेब्रा भी अप्लाई कर देते हैं, और -3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया, x की दैट इज 1/x टू द पावर 4 डी एक्स। क्लियर, यही आ गया। तो यानी कि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, यही आ गया आपके पास। माइनस कितना आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू, अब देखो 1/x है ना, 1/x की पावर 4 है, ऊपर लाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -4, तो और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, तो यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यही बन जाता आपके पास। और यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस इंटू, ये देखो -3 इंटू कितना आ गया, एक्स टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास, -3 + c। 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 से 3 कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये फंक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये फंक्शन है एक्चुअल में। अब यहाँ पे देखो साथ में कंडीशन गिवन है हमारे को कि f(2) की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। तो अगर जैसे ही मैं f(2) की वैल्यू f(x) की जगह 2 रखता हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। f(2) कितना गिवन है, 0 इज इक्वल टू 2 टू पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर -3 प्लस c। तो अगर यहाँ से अगर हम c की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो c की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगी, दोनों टर्में नेगेटिव हो जाएंगी, तो यानी कि ये कितना आ गया, -2 की पावर 4 माइनस कितना आ गया, 1/2 की पावर 3, यही आ गया आपके पास वैल्यू। अब देखो ये पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए हम, तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता तो सॉल्व करके कितना आता, दैट इज़ -16 माइनस कितना आ गया आपके पास, -16 एलसीएम वगैरह लिया तो -1 कितना आ गया, एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू लिखे हम, दैट इज़ 129/8, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करूँ तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर -3 माइनस कितना आ जाएगा, 129/8। तो ये क्या आ गया था, हमारा फंक्शन आ गया, जो हमें फंक्शन पूछा गया था। क्लियर, तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, आपको बोला गया था इवैल्यूएट द इंटीग्रल, क्या कैलकुलेट करना था आपने, एक इंटीग्रल कैलकुलेट करना था जिसकी वैल्यू दे रखी थी हमारे को, इसको हटा देते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इवैल्यूएट द इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये इंटीग्रल इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू पूछी गई थी हमारे से, है ना, इसकी वैल्यू पूछी गई, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साथ में अलजेब्रा भी अप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बन गया, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या बन गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आपस में कैंसल। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल है वो कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दैट इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। तो अब हमारे पास 1 अपॉन कॉस कितना होता है, दैट इज सीकेंट, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसिकेंट, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये भी आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये भी आपके पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस कांस्टेंट माइनस कितना आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट मैं लास्ट में लिखूंगा, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की कितनी होती है, दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है ना, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस कितना आ गया आपके पास कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया। क्लियर। तो उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आपका इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड था, है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज इवेलुएट द इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या दिया गया है आपके पास, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ना। ये इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूँ, है ना। तो ये जो टर्म है यहाँ पे इसको हम पुट टी कर देते हैं, कितना पुट कर देते हैं, हमने कर दिया दैट इज पुट e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। अब अगर हमने इसकी जगह टी रखा तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, dt की वैल्यू, dx की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, यहाँ पे तो चेन रूल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये सेकंड फंक्शन। क्लियर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाती है 1 प्लस कितना आ जाता है आपके पास, दैट इज सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, दैट इज e टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यही वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, यहाँ से dx की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से dx की वैल्यू, यहाँ से देखो सबसे पहले e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बच गया 1 प्लस x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx विल बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन कितना आ गया e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम यहाँ पे हमारे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा इंटीग्रल कैसे रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ t। ये कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमने t के बराबर पुट करी है, और साथ में कितना आ जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाइड विद dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। और ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों टर्म्स क्या होगी आपके कैंसल। तो यानी कि ये कितना बना, इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t इंटू डी टी। 1 अपॉन कॉस जैसे हमने यहाँ पे किया था, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सीकेंट, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ टी डी टी। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, तो यानी कि इसकी इंटीग्रल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट टी प्लस सी। और व्हाट वाज इट, टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, e टू द पावर x इंटू एक्स। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल है वो कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसको हटा लेते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना। इसकी वैल्यू पूछी गई है आपको, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, तो आपको शायद कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आते थे जो हम पढ़ते थे, है ना, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज थे, है ना। तो इसके लिए मैं सबसे जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। और कई बार हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं देखो ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना। तो अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अभी एज इट इज छोड़ रहा हूँ, प्लस कितना आ गया, दैट इज 2 इंटू ए बी, है ना। क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 2x को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 2x ही बना रहे, दैट इज़ 1। तो यानी कि b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दैट इज़ 1 स्क्वायर। अगर 1 स्क्वायर मैंने अपनी मर्जी से लिखा ये यहाँ पे, तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। क्लियर, ये अपनी मर्जी से लिखा तो ये सब्ट्रैक्ट भी किया और ये प्लस 2 एज इट इज। क्लियर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर, और बना किसका, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 1। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल है वो किस में रिड्यूस हो चुका है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास 1, या मैं लिखूं दैट इज 1 स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे मैं देखो जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा, है ना, जो फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होता है आपके पास, दैट इज़ 1 अपॉन ए इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी, यही फार्मूला होता है। अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ ताकि ये क्या बने, एक्स स्क्वायर की तरह ही बने। क्लियर, तो यानी कि मैंने कर दिया यहाँ पे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, अगर इसके बराबर डाला तो यहाँ से डायरेक्टली हमारी वैल्यू क्या आ गई, dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, तो यानी कि इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन dx, और dt दोनों सेम है तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो देखो ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको अगर आप कंपेयर करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, दैट इज़ 1, 1 अपॉन 1, यानी कि ये कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये कितना बन गया, x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे t अपॉन a प्लस c, एंड व्हाट वाज द t था क्या हमारा, t इज एक्चुअल x प्लस 1, तो यानी कि ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, तो ये क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 था आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बोला गया है आपको कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में देखो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन रहती है 4-5 तरह की सब्स्टिट्यूशन रहती है। तो जो सबसे पहला मेन जो आता है हमारे पास, या जिसमें आपके पास देखो हम फैक्टर्स को देखते थे, ये कैसा फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक के साथ साथ ये कैसा है, नॉन रिड्यूसिबल है, ये इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर, तो यानी कि ये इसको अगर हमारे पास कोई अगर टर्म आपके पास इस तरह से है, दैट इज़ 1 अपॉन लीनियर फैक्टर और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसको जो सब्स्टिट्यूशन रहती थी दैट इज़ a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस क्या रहता है आपके पास, bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्लियर, यही रहती थी इसी तरह की सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको लिखूँ दैट इज़ x, सॉरी ये कितना है हमारे पास, दैट इज़ 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू a अपॉन x प्लस कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू bx प्लस c अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1, यही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी लीनियर और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, डायरेक्ट इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या आ जाएगा आपके पास,
एलसीएम आ जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर ये बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा, दैट इज बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में भी तो x बनाना था, तो x से मल्टीप्लाई, x ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर? तो यानी कि यहाँ इस साइड क्या चला हमारे पास, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आ गया। दोनों साइड सेम डिनोमिनेटर हैं तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यानी कि इट इम्प्लाइज हमारी जो वैल्यूज आई दैट इज 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, अब इसको ओपन भी कर देते हम, दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास a। क्लियर? यही आ गया प्लस कितना आ गया, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन, दैट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। यही टर्म्स आ रही हैं हमारी। क्लियर? यही टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड कितना है आपके पास, 1 था, है ना। अब इसको एक मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा हूँ, दैट इज 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स समझते हैं ना। एक्स स्क्वायर की टर्म को मैं एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करूंगा, एक्स वाली टर्मों को एक्स के साथ, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करूंगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास कांस्टेंट जो है, आपके पास कांस्टेंट a है और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो इट गिव्स a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 मिली, और यहाँ पे देखो ये है आपके पास टर्म कंटेनिंग x, और यहाँ पे भी ये टर्म कंटेनिंग x है, तो यानी कि यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू मिल गई आपको c इक्वल टू 0। और अगर आप x स्क्वायर वाली टर्मों को कंपेयर करते हैं तो ये कितना आ गया, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ रखी है, तो इट इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब देखो a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल है एक्चुअल में वो किस में इंटीग्रल को छोड़ो, पहले इसी चीज़ को लिख लेते हैं हम, दैट इज 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, a की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 1 अपॉन x, यही आ गया आपके पास 1 अपॉन एक्स, प्लस कितना आ गया आपके पास, प्लस b की वैल्यू कितनी है, दैट इज -1 इंटू एक्स, और c की वैल्यू तो आपके पास +0 है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? यही वैल्यू आ गई। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, है ना। अब हमें तो इसके क्या इंटीग्रल रिक्वायर्ड है, तो इंटीग्रल निकाल देते हैं हम इसका। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कैलकुलेट करूं, यानी कि इस फैक्टर की इंटीग्रल ये आ जाएगा, इंटीग्रल इंटू डी एक्स, और यह भी इंटीग्रल इंटू डी एक्स, और इसकी भी इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको आई मान लूँ, है ना, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, दैट इज लॉग ऑफ एक्स। क्लियर? यही आ गया आपके पास। और यहाँ पे कि देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। इस वाली टर्म को मैं I1 ले लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं सॉल्व साइड में करना चाहता हूँ, और इस इक्वेशन को दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम, है ना। तो यहाँ पे इस I1 को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। I1 के लिए सब्स्टिट्यूशन करी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना डाल दिया मैंने, t के बराबर डाल दिया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट किया आपने तो ये कितना आ गया, दैट इज 2x प्लस 1 2x प्लस 1 की 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, यही वैल्यू आ गई। तो अगर मैं यहाँ से dx की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये वाली टर्म ऊपर चली गई और ये वाली टर्म नीचे आ गई, तो यानी कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x। तो हम I1 में इसको पुट करते हैं, तो I1 जो हमारा इंटीग्रल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t पुट करा है, यही पुट करा है, और dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज dt अपॉन 2x। x से x क्या हो गया, कैंसल, और 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया जा सकता है, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt।
यही वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसकी इंटीग्रेशन आपको आ जाती है 1/t की कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ t प्लस सी। तो यानी कि अगर मैं t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्लियर, यही आ गई। ये देखो टी किसके बराबर डाला था हमने, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल एक्चुअल इंटीग्रल आई था वो कितना आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस है, माइनस कितना आ गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ दैट इज सॉरी यहाँ पे t की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी कि ये जो है हमारा ये क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। आपको बोला गया इवेलुएट द इंटीग्रल, है ना, इवेलुएट द इंटीग्रल क्या कैलकुलेट करना है आपने, इंटीग्रल दिया गया है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, इवेलुएट द इंटीग्रल 0 to 2/3 ऑफ dx अपॉन कितना दिया गया है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 4 + 9x स्क्वायर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो यानी कि अगर यहाँ से देखना, अगर हर एक टर्म से मैं 9 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इंटीग्रल 0 to 2/3, है ना, dx अपॉन कितना आ जाएगा, अगर 9 कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4/9, इसके पास तो था नहीं 9, तो 4/9 प्लस कितना आ गया आपके पास, प्लस इसके पास 9 था तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। 9 बाहर एक कांस्टेंट है तो ये कितना आ जाएगा 1/9 इंटू इंटीग्रल 0 to 2/3, यही आ गया आपके पास। यानी कि ये कितना बन गया, दैट इज dx अपॉन कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, इसको लिखा जा सकता 4 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, लिखा जा सकता, बहुत इजीली लिखा जा सकता है। 2 का स्क्वायर 3, 9 3 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना, अब देखो जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन कितना होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1/a इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से अगर मैं इस इंटीग्रल आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ दैट विल बी इक्वल टू 1/9 इंटू इंटीग्रल, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 1/a, दैट इज मल्टीप्लाइड विद 1/a, a की वैल्यू कितनी है दैट इज 2/3, दैट इज 1/2/3 मल्टीप्लाइड विद कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और x तो x ही है, x अपॉन कितना आ गया आपके पास 2/3 प्लस सी, सॉरी प्लस सी नहीं आएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो यानी कि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2/3। अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 3/2, है ना, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई इंटू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ अपर लिमिट कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, यही आ जाएगा। अगर आप लोअर लिमिट 0 पुट करोगे देखो कितना बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0 अपॉन समथिंग, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 0। तो यानी कि ये टेंजेंट इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, 0 पे ही, यानी कि मैंने लिख दिया -0। क्लियर, और ये देखो 2/3 कैंसल, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/9 था, है ना, 1/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया हमारे पास। तो यानी कि ये कितना, अब ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज इंटीग्रल आई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, यही आ गया आपके पास। ये तो सारी टर्में कट गई। अब टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कहाँ पे होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ π/4। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से कितना आ गया, तो देयरफॉर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू π/4।
तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 1/6 इंटू कितना आ गया आपके पास π/4, दैट इज इक्वल टू π/24, और ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो यानी कि आपके पास आंसर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू π/24। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है आपके पास ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है आपके पास द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है ना ये निकालना है हमने। y² इज इक्वल टू 4x एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन पूछा गया है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। दैट इज y² इज इक्वल टू 4x, और दूसरी लाइन है आपके पास एक y एक्सिस है ना, और तीसरी जो लाइन है आपके पास दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये 3 लाइंस दी गई हैं, 3 कर्व्स दी गई हैं एक्चुअल में। इनके बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड होता है उस एरिया की वैल्यू पूछेगी कि वो कितना एरिया होगा आपके पास, है ना। तो आप सबको क्लियर है ये क्या है आपके पास, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये तो y एक्सिस की ही इक्वेशन है। और ये क्या है, एनी लाइन। अब देखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है, किस टाइप का है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का है ना। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस लाइन की इक्वेशन होती है, दैट इज एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन है आपके पास ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो इसका अगर मुझे एरिया रिक्वायर्ड है, तो एरिया रिक्वायर्ड है तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है आपके पास, ये पैराबोला है, और कैसा पैराबोला है, दैट इज राइट पैराबोला है। अगर आप याद है आपको कोनिक सेक्शन का तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसका इजीली ग्राफ भी बना सकते हो। अगर ग्राफ नहीं बनाना आता तो मैं इजीली ग्राफ बना दूं जल्दी से। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 0 डाली, y की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 वैल्यू y² इक्वल टू 4, यानी कि 2 पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और नेगेटिव 2 भी हो सकता है। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका, है ना। तो मैं ज़्यादा ग्राफ पे ना जाते हो, मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूँ। ये हमारा ये इस तरह का ग्राफ रहने वाला है। ठीक है, ये पैराबोला है, और दूसरा ये y एक्सिस बोली गई है, और तीसरी जो है हमारे पास दैट इज y इज इक्वल टू 3, यानी कि मैंने ये बना ली एक लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 3, और ये क्या है, y² इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4x। क्लियर, एक्चुअल में मुझे जो रीजन पूछा गया है, अब देखो इस कर्व और इस लाइन के बीच में, यानी कि मुझे ये एरिया पूछा गया है। ठीक है ना, ये एरिया रिक्वायर्ड है। ये एरिया अगर मैं नेमिंग करूं दैट इज OAB, मैंने ये नेमिंग कर दी, यानी कि मुझे रिक्वायर्ड क्या है, एरिया, दैट इज एरिया OAB, ये कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है ना, तो यानी कि अब देखो यहाँ सबसे पहले मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो जब y की वैल्यू 3 है ना, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अगर यहाँ पे देखो y² इज इक्वल टू कितना है आपके पास 4x, यही है आपके पास। अब y की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2√x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y, यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है दैट इज़ इक्वल टू y की वैल्यू ऑलरेडी नोन है मेरे पास, y की वैल्यू अननोन है। तो चलो इसको यहीं पे डाल देते हैं, क्यों ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट करें। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, तो यानी कि ये कितना आ गया 3² इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 9/4। ठीक है ना, अब y की वैल्यू क्या थी इसके लिए, y इक्वल टू 3, ये गिवन है क्योंकि ये लाइन थी। तो यानी कि ये जो पॉइंट आया आपके पास दैट इज इक्वल टू 9/4 कॉमा दैट इज y की वैल्यू कितनी है 3। y की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, x की वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेके
0 से लेके 3 तक, और x की वैल्यू 0 से लेके 9/4 तक वेरी कर रही है। तो यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आ जाएगा, अगर मैं देखो यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं। अब आप चाहें तो x की टर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप चाहें तो y की टर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को शॉर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली y की टर्म में इंटीग्रेट करूंगा। तो यानी कि इंटीग्रल कितना आ गया, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, y की वैल्यू 0 से लेके 3 तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर 3 तक वेरी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो यानी कि यहाँ से साथ में क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई, यही आ जाएगा। तो अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 4 कांस्टेंट है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, और ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर। अब इजीली इवेलुएट कर सकते हो आप इसको, दैट इज 1/4 इंटू वाई रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना आ जाएगा, प्लस सी आना था, तो यानी कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है। तो यानी कि ये कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू 3 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। 3 की पावर 3 आ गई, तो ये कितना आ गया आपके पास, 3 की पावर 3 दैट इज 27, है ना। 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27। तो यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन था दिया हुआ है ना। क्या बोला गया था, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² इंटू d2y अपॉन dx² माइनस 3dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको, इसका ऑर्डर बोला गया था। देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ऑर्डर पे बनता है और दूसरा डिग्री पे बनता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन गिवन इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा दैट इज ऑर्डर। और यहाँ पे कौन सा है ऑर्डर, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है सबसे बड़ा, ये 2 ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना आ गया था, 1 आ गया था, ठीक है ना। थोड़ा डिग्री के लिए हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसको पॉलिनोमियल चेक करते हैं, और जो ऑर्डर की पावर होती है दैट इज डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर पूछा गया था दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसको पहले हटा लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इज इक्वल टू x एज इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। आपको बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ y इक्वल टू x एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बोला गया था, और इधर कुछ इक्वेशंस थी, बहुत सारी इक्वेशन है, 4 इक्वेशंस हैं, थोड़ा ज़्यादा लिखने को होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन करना कैसे था, ठीक है ना। तो अब जितने भी ऑप्शंस थे, चारों के चारों ऑप्शंस हम क्या करते थे, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं हम वो चीज़ें कैलकुलेट करते थे। अब जितनी भी इक्वेशन है उनमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ है, यानी कि dy/dx इन्वॉल्व है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y की डिफ्रेंशिएशन dy/dx और x की डिफ्रेंशिएशन कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगला जो आपके पास है, अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूं दैट इज d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, है ना। जितनी भी इक्वेशंस इन्वॉल्व थी यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिक्वायर्ड थे, ठीक है ना। अब मैं 1-2 इक्वेशन लिख रहा हूँ। जो पहली इक्वेशन थी आपके पास दैट इज इक्वल टू d2y अपॉन dx² माइनस x² इंटू dy/dx प्लस कितना है आपके पास xy इज इक्वल टू x,
ठीक है, आपको बोला गया था जो ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये इस तरह की 4 इक्वेशंस है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनके लिए जो y इक्वल टू एक्स है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं है ना, तो ये पूछा गया था। तो अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, दैट इज 0, यही आ गई, माइनस कितना आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, प्लस कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर, दैट इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास एक्स स्क्वायर ये तो कट गई, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स आ गया, यानी कि एब्सर्ड रिजल्ट है ना, यानी कि ये आपका आंसर नहीं था। अब उसी तरह से आपका सेकंड भी नहीं आएगा, अब थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन था आपके पास, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 0 है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है आपके पास, 1 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस कितना आ गया आपके पास x इंटू वाई की वैल्यू x है इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, यानी कि 0 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया था आपके पास, क्या पूछा गया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया था। तो इसको हटा देता हूँ मैं पहले ठीक है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्लियर। तो ये दिया है, अब इसका हमें क्या बोला गया निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बोला गया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए देखो हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, जो रहती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या रहती है आपके पास, पी वाई इज इक्वल टू एक्स, यही रहती है आपकी, या हाँ पी वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं रहती, यहाँ पे क्यू रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन होती है कि P एंड Q आर द बोथ फंक्शन ऑफ x, ये P और Q क्या होने चाहिए, दोनों फंक्शन ऑफ x होने। मैं पूरी इक्वेशन को पहले किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय x किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x, ये आ जाएगा आपके पास। और इस इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्लियर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dx अपॉन कितना आ गया आपके पास x, माइनस बाहर ले लिया हमने, दैट इज माइनस e टू द पावर माइनस कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x, है ना। तो यानी कि ये पावर मैं ऊपर ले जाऊं तो यानी कि ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, e इंटू लॉग एक्स टू द पावर -1, यही आ गया। और log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो यानी कि x टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, अब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, आपको बोला गया लेट a एंड b आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू √2 बाय 3, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज, है ना। दो वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास, है ना, कौन कौन से दो वेक्टर, तो दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, एक वेक्टर a गिवन है और दूसरा वेक्टर b गिवन है,
ठीक है ना, ये दो वेक्टर गिवन है और साथ में हमें क्या दिया गया, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3, यही दिया गया है आपके पास। और आपको बोला गया देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, ये कैलकुलेट करना है आपको। बहुत इजी सा क्वेश्चन था आपके पास। वेक्टर अच्छा सॉरी है ना, देन द वेक्टर ए इज अ यूनिट। अच्छा ये क्या दिया गया है, अच्छा मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन पढ़ा, ये जो गिवन है ये दिया गया आपके पास यूनिट वेक्टर, क्या दिया गया है, यूनिट वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है। आपको बोला गया था फाइंड द एंगल, यानी कि क्या बोला गया था, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, वेक्टर एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो अगर देखो आपके पास जो एक्चुअल में जो क्रॉस का फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू क्या रहता है, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू क्या रहता है आपके पास, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज अ वेक्टर नॉर्मल टू वेक्टर बोथ ए एंड बी, और ए और बी वेक्टर तो गिवन, और ये थीटा क्या रहता है, इन दोनों के बीच में एंगल। अगर मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड लूँ तो देखो ये भी क्या आ जाएगा, इधर भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना, और मैग्नीट्यूड ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, नॉर्मल वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी ये सारी चीज़ें गिवन है, और ये चीज़ क्या दिया गया, यूनिट वेक्टर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज √2/3 इंटू कितना आ गया आपके पास, साइन ऑफ थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, दैट इज इक्वल टू साइन 45, दैट इज इक्वल टू साइन π/4। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, थीटा इज इक्वल टू π/4, ये रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 12, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, है ना, ए आपके पास एक वेक्टर दिया है जो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू, इसका ए दिया गया है, एंड गामा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन गामा टाइम ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। आसान सी चीज़ है, क्या क्या बोला गया हमारे पास, एक आपके पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है ना, एक वेक्टर ए है और जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है, और यहाँ पे एक गामा है जो स्केलर है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, गामा जो है इसकी वैल्यू बोला गया नॉन जीरो है। आपको बोला गया गामा टाइम वेक्टर ए विल बी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर कब होगा बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इफ, ठीक है ना, अगर इसको यूनिट वेक्टर होना होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी कि हमने क्या ले लिया, गामा इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए आपके पास, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को सेपरेट कर देते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गामा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, ये तो देखो आपके पास कितना है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, दैट इज ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ गामा, यानी कि मॉड ऑफ गामा। तो और यही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये था आपके पास। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 और 14, है ना। अब आपको बोला गया था द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, एक वेक्टर आपके पास ए गिवन है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी गिवन है ना। तो इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो वैसे बेसिकली मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। तो यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। तो ये जो आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास।
क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट इज, है ना, एक प्लेन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है, उनके बीच में डिस्टेंस बोला गया है निकालने के लिए। तो ये हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ प्लेन, है ना, ये एक प्लेन मान लिया मैंने, ये प्लेन है मेरे पास, प्लेन की इक्वेशन क्या दी गई है आपके पास, दैट इज x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, है ना। ये आपके पास प्लेन दिया गया है और ये मैंने पॉइंट मान लिया और ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस पूछा है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने पॉइंट से प्लेन पे, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, दैट इज 2, 3 एंड -5। ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट, यानी कि आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास प्लेन की जो इक्वेशन रहती है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, या इक्वल टू डी लिखूँ मैं, है ना, यही रहती है ना, इक्वल टू डी रखूँ मैं, है ना, इक्वल टू डी रखे हम, तो यानी कि यहाँ पे प्लस डी इक्वल टू 0 ऐसे रखती है ना, या स्टैंडर्ड फॉर्म ये है आपकी प्लस डी इक्वल टू 0। और अगर आपके पास कोई पॉइंट है आपके पास, दैट इज x1 y1 z1, अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है दैट इज डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या रहता है आपके पास, a टाइम x1 प्लस b टाइम y1 प्लस c टाइम z1 माइनस डी अपॉन कितना रहता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ना इक्वल टू d कर दो, इक्वल टू d इक्वल टू 0 इक्वल टू d, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, डिस्टेंस जो d आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू किसकी है, a की, ये वैल्यू b की, और ये वैल्यू किसकी है आपके पास c की, और ये वैल्यू किसकी है आपकी d की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू x1, ये वैल्यू y1 और ये वैल्यू z1। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो डिस्टेंस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 1 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू 2, प्लस कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2 इंटू कितना आ गया आपके पास, -2 इंटू z1 दैट इज इक्वल टू -5 -9 अपॉन कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस कितना आ गया 4, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस 6 प्लस 10, 2 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ कितना आ गया आपके पास 4 4 8 9 यानी कि 9, दैट इज इक्वल टू ये कितना बन गया 16, 16 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 9 इक्वल टू 9 अपॉन कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ 9, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 3। क्या आ गया आपके पास, ये आंसर डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 3 डिस्टेंस आ गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत आसान सा था और बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, एक्सिस डिसीज पूछे गए थे, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, वो क्या रहते हैं 1 0 0, एक्स एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट 0 और i ही आएगा, और i की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 द प्लेन्स आर, ये पूछा गया था द प्लेन्स, 2 प्लेन दिए गए हैं आपके पास, पहला प्लेन है आपके पास दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, और जो दूसरा प्लेन है आपके पास दैट इज x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 r, ये पूछा गया था। ये जो 2 प्लेन दिए गए हैं ना, ये पूछे गए थे आपको ये किस तरह के प्लेन है, इंटरसेक्टिंग प्लेन है या आपके पास पैरेलल प्लेन है या क्या है परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, है ना। तो अब देखो मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ जो हमारी कंडीशंस रहती हैं कि कब परपेंडिकुलर होते हैं कब पैरेलल होते हैं, ठीक है ना।
तो अगर देखो हमारे पास अगर ये प्लेन वन मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ A1 B1 C1 D1 है ना, और दूसरा प्लेन ले लिया मैंने दैट इज A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इज इक्वल टू D2। अगर ये दो प्लेन हैं, अगर देखो इनको पैरेलल होना होगा, क्या होना होगा, पैरेलल होना होगा। तो पैरेलल कब होते हैं ये, अगर आपके पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो। और परपेंडिकुलर कब होते हैं, परपेंडिकुलर इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये कौन सा केस है आपके पास, परपेंडिकुलर का केस है। अब थर्ड केस आता है आपके पास, कैसे हो सकते हैं प्लेन, प्लेन कैसे हो सकते हैं, ये पैरेलल, परपेंडिकुलर, और तीसरा क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। तो उस केस में आपके पास देखो एंगल निकालना है, तो वहाँ से क्या रहता है आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है आपके पास, कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि अगर यहाँ से अगर आप एंगल इनके बीच में कंपेयर करें, ये वैल्यू A1 है, ये वैल्यू A2 है, और ये वैल्यू A1 B1, ये B1 है, और ये वैल्यू आपके पास C1 है, और ये D1 इसकी ज़रूरत होती नहीं है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, A2, और ये वैल्यू B2 और C2, तो यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली मैं देखो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -2, यही आ गया। और यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 3 इंटू 0। ठीक है ना, तो +2 -2 और ये तो +0 दैट इक्वल टू 0। अगर देखो ये 0 आ गया 0, तो अगर ये 0 आता है तो देयरफॉर द परपेंडिकुलर्स आर, जो प्लेन्स हैं आपके पास वो कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, अब ये परपेंडिकुलर आ गए। अब अगला क्वेश्चन जो था आपके पास, आपको बोला गया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड बोला गया है। ठीक है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एट मोस्ट का मीनिंग आपको आना चाहिए, और क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, क्या था आपके पास, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को हमने टॉस किया। तो सबसे पहले तो मैं सैंपल स्पेस बनाता हूँ, सैंपल स्पेस बनाया, फर्स्ट कॉइन हेड, सेकंड कॉइन हेड, थर्ड कॉइन हेड, क्लियर, फर्स्ट कॉइन हेड, सेकंड कॉइन हेड, थर्ड कॉइन टेल, तो हेड टेल हेड, और चौथा हेड टेल टेल। अब उसी तरीके से टेल हेड हेड एंड टेल हेड टेल, और यहाँ पे क्या आ गया, टेल टेल हेड, और लास्ट आ गया आपके पास ट्रिपल टेल। ये क्या आया हमारे पास, सैंपल स्पेस होता है। ठीक है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है आपके पास, सैंपल। अब आपको बोला गया एट मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट का मीनिंग क्या है, यानी कि मैक्सिमम, एट मोस्ट 2 बोला गया, एट मोस्ट 2 यानी कि मैक्सिमम 2, यानी कि 2 हेड, क्या बोला गया है, मैक्सिमम 2 हेड्स, या तो 2 हेड होने चाहिए और लेस देन 2, लेस देन 2 हेड। लेस देन 2 हेड में क्या आ रहा है आपका, 1 हेड भी आ रहा है और 0 हेड भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि 2 हेड्स आ कहाँ रहे हैं। अब देखो 2 हेड एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 1 यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और बाकी कहीं पे हमारे पास 2 हेड नहीं है। अब लेस देन 2, लेस देन 2 कहाँ है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और ये भी केस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मोस्ट बोला गया था, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कितना हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो यानी कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड्स इज इक्वल टू, अब देखो इसकी फेवर में कितने, सारे ही इसकी फेवर में एक्सेप्ट 1, तो यानी कि इसकी फेवर में कितने इवेंट हैं, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन टोटल कितने इवेंट्स हैं आपके पास 8, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास, 7 अपॉन 8 इज द आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2/3 एंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/15 और उसी तरह से थर्ड दिया गया है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5। ये तीन चीज़ें गिवन है आपको बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये कैलकुलेट करो, ठीक है ना। और का मतलब कौन सा होता है, दैट इज यूनियन कैलकुलेट करनी है। तो यूनियन कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहती है आपके पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 2/3 प्लस 7/15 माइनस कितना आ गया 1/5। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम कितना आ गया 15 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 3 यानी कि 5 2 10 प्लस यहाँ पे तो 15 ही था 7 और इसको करना पड़ेगा आपको 3 से, यानी कि 7 में से 3 गए 4 यानी कि 14/15 इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है आपको इवेलुएट द क्वेश्चन 19 के बाद कौन सा आता है 20, है ना। 21 है आपके पास, आपको बोला गया फाइंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। आपको बोला गया देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बी, है ना। ये ए डिवाइड बी ये क्या है आपके पास, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, है ना। यानी कि वो कंडीशन निकालनी है आपने बी की ए में होने की संभावना, है ना, ए की बी में होने की संभावना। तो ये फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो सेकंड होता है उसको डिवाइड करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी गई है 0, दैट इज अब ऊपर चाहे जो मर्जी वो हो, नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ गया 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या था आपके पास नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। तो ये आपके MCQs थे। अब आगे बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, है ना, जो आपके 21 to 28 हैं, ठीक है ना। तो चलो वो क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं, है ना। ओके।